नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसे कि आप जानते हो, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों पर जल्द ही आवेदन शुरू होने वाले हैं। और जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होता है उसमें जो वेटेज रहती है ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन की रहती है, जो कि 30 से ज़्यादा आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको साइंस का सेक्शन लेकर आया हूँ। साइंस का सेक्शन, इसमें मैं सबसे पहले बायोलॉजी करवाने वाला हूँ। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी 2021 में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से, एक तो बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब आप इसे हिंदी में देखोगे तो इसका मतलब है सजीव और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग, मतलब सजीवों का अध्ययन। सजीव कौन होते हैं, सजीव की कैटेगरी में कौन आते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो जो सांस लेते हैं या फिर जो घूम या चल फिर सकते हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, या फिर जो न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, या फिर जिनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, वे कहलाते हैं सजीव। अब सजीव को दो भागों में सबसे पहले किसने बांटा? सजीव को दो भागों में सबसे पहले बांटा था कार्लस लिनियस ने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1735 में। उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी ये इन्होंने 1735 में लिखी थी। और इन्होंने जो सजीव को दो भागों में बांटा था वो था, एक तो एनिमल, दूसरा था प्लांट्स। अब बात करते हैं मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन के ज़रिए आपको साइंस सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, और जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर मैं डिटेल में भी पढ़वाऊंगा। और अंत में मैंने कुछ MCQs भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक चीज़ें। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको जीव विज्ञान में पता होना चाहिए कि इसकी जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या फिर जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरस्तु को। दूसरा देखेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, चिकित्सक विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहलाया जाता है, तो चिकित्सक विज्ञान के जो जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। अब आप नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन देखोगे वो है कि कैरोलस लिनियस को वर्गिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्गिकी का जनक कौन है, तो वो है कैरोलस लिनियस। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति कैसे, आगे पढ़ेंगे। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश के नाम पर और दूसरा शब्द जाति कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है, मेंढक को राना टिग्रिना कहा जाता है, आम को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है, और सरसों को ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन आप देखोगे, यहाँ पर कहा गया है कि लैमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल दो जगतों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया गया था, जो कि हमने आपको अभी बताया। संघ प्रोटोजोआ ने जंतु सबसे सरल होते हैं। जो संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे सरल जंतु किसके होते हैं, तो वो होते हैं संघ प्रोटोजोआ के, और इसे सृष्टि के प्रथम जंतु मानते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सृष्टि के सबसे प्रथम जंतु किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है संघ प्रोटोजोआ को। इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। अमीबा एक निश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। फीता कृमि या टिनिया मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो फीता कृमि या टिनिया क्या कहलाता है, तो वो है रोगजनक परजीवी। और मनुष्यों के कहाँ पाया जाता है, वो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केंचुआ एवं जोंक कौन से जंतु है, तो वो है द्विलिंगी जंतु।
जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। घोंघा सीप का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंघा और सीप का जो खोल होता है वो किसका बना होता है? वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। घोंघा, ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रक्त रंगहीन होता है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किन जीवों का जो रक्त है वो रंगहीन होता है? वो होता है घोंघा और ऑक्टोपस का। और एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो रक्त है वो रंगहीन क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण। सीपिया जैसे कुछ जंतु में हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग नीला होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रक्त का जो रंग है वो नीला क्यों होता है? वो होता है हीमोसाइनिन के कारण। और किसका रक्त जो है नीले रंग का होता है? वो होता है सीपियों का। ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो अमीबा प्रोटोजोआ अमीबा किस संघ का जंतु है? तो वो है प्रोटोजोआ संघ का जंतु। पेचिश नामक रोग एंट अमीबा द्वारा फैलता है। जो पेचिश नामक रोग है वो एंट अमीबा द्वारा फैलता है। हिपोकेपस को समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। समुद्री घोड़ा का मत्स्य वर्ग का जंतु है। मेंढक उभयचर है क्योंकि यह जलस्तर चर जंतु है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जीव उभयचर है? तो वो है मेंढक, क्योंकि ये जल का और स्थल और चर जंतु है। मेंढक त्वचा से श्वसन करने वाला प्राणी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपनी त्वचा से सांस कौन ले सकता है? तो त्वचा से आपका मेंढक ले सकता है। और जो दूसरा होगा वो शायद केंचुआ भी होता है। केंचुआ भी अपनी जो स्किन से सांस लेता है। जंतुओं के विकास का सही क्रम। तो जंतुओं को जो विकास का सही क्रम है वो है मत्स्य, फिर उभयचर, फिर सरीसृप एवं पक्षी। मानव यूथिरा उपवर्ग का प्राणी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मानव किस उपवर्ग का प्राणी है? तो वो है यूथिरिया। कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देखोगे यहाँ पर लिखा गया है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसने आपने स्टार लगाकर लिख लेना है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अब कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कहाँ की है? तो वो तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोशिका को आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक कौन होता है? तो वो होता है कोशिका भित्ति। अब नेक्स्ट लाइन है कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। मृतिका में एंथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं, जिसके कारण फूलों का रंग लाल, नीला, पीला आदि होता है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि फूलों का रंग किस कारण होता है? तो वो होता है एंथोसाइनिन जैसे पदार्थों के कारण। तो अब करते हैं कुछ एमसीक्यूज। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज की। तो बेसिक एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग जो किया था वो किया था ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जो इसका ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए तो वहाँ मैं कर दूंगा, वरना मैं ऐसे ही आपको करवाता रहूँगा। तो अब देखें अगला क्वेश्चन। तो अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, डार्विन।
तो चार्ल्स डार्विन का यह मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। मतलब इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की नींव बना और सदी के सबसे महान वैज्ञानिक में ये शामिल हैं। तो ये इस ऑप्शन का आंसर नहीं है। लेमार्क के बारे में बात करते हैं तो लेमार्क फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे और वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में भेद किया था। कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में भेद किया था इन्होंने। इसका जो आंसर है वो है अरस्तु। थियोफ्रेस्ट, ये आप जानते होंगे कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट कहलाते हैं। जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक थियोफ्रेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये है थियोफ्रेस्ट। ये थियोफ्रेस्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक को, जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से ही हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिस्टोरिया प्लेंटोरियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उन्हें किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो उन्हें दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की शपथ। यहाँ पर पूछा गया है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो वो कौन सा विज्ञान है। तो वो कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन की। तो विषाणु जो होता है, जो विषाणु का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। जो वायरस का अध्ययन होता है वो कहलाता है वीरोलॉजी। और जो इकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो इकोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं ऑटोकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहलाते हैं। जो कवक का अध्ययन होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। तो जो फाइकोलॉजी है वो है शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया गया है। जो पर्यावरण का अध्ययन है जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो पारिस्थितिकी आपका आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। जो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है बी और सी से, वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन से। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर, ये जैसे आपको पता है फूलों के कल्चर को, एग्रीकल्चर बागवानी को, ओलेरिकल्चर ये किसे कहते हैं। ओलेरिकल्चर कहलाता है शाकीय विज्ञान, मतलब सब्जियों के उत्पादन संबंधी विज्ञान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाया जाएगा? तो वो कहलाया जाता है ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी कहलाया जाता है वो। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? उसमें होता है वन के विकास का वर्णन। तो ये थी आज की जो वीडियो है, ये बेसिक वीडियो थी। इसमें मैंने सिर्फ आज जो है बेसिक चीज़ें शामिल की थी। कल मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें एक ही वीडियो में कम से कम 50 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे काफ़ी कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो में अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत करवाया है, अगर हो जाता है कि कई बार गलत क्वेश्चन हम करवा देते हैं गलती से, जानबूझकर नहीं होता, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि मैं उसे सुधार सकूँ।